हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी मोशन इन प्लेन हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें काफ़ी सारा पोर्शंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। अभी वाले सेशंस में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप सर्किल लो, तो अगर इसमें आप कहीं पर भी आर्क लेंगे, कहीं भी आर्क लें, किसी भी पोजीशंस में आर्क लें, जैसे यहाँ पर किसी भी पोजीशंस में आर्क लें अगर, तो उस आर्क की रेडियस सेम है। लेकिन अगर आप किसी कर्व में मूव कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि आप इस तरह के कर्व में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेट आर्क की जो रेडियस होगी वो दूसरे जगह के आर्क के रेडियस से डिफरेंट होगी। क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसमें अगर आप कर्व पर मूव कर रहे हैं तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस एक्ट कर रहा है, जो दैट चेंजेज स्पीड, जो स्पीड को चेंज कर रहा है। एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस या नॉर्मल एक्सेलरेशंस एक्ट कर रहा है, दैट चेंजेस डायरेक्शंस। फिर से देखिए, अगर आप सर्किल में देखें तो सर्किल में किसी भी पोजीशंस में अगर हम आर्क ले रहे हैं तो उसकी रेडियस सेम है। लेकिन अगर आप कर्व पर मूव कर रहे हो, स्पीड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है और उसकी डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी टोटल एक्सेलरेशंस, सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस के बराबर है। एंड इसकी अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये AC स्क्वायर एंड प्लस AT स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर आर्क को आपने लिया, लेट ये पर्टिकुलर आर्क लिए, तो इस आर्क का रेडियस उस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा जो इस आर्क में फिट बैठता है। जैसे अगर हम सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऐसा सर्किल बना रहे हैं, ऐसा सर्किल बना रहे हैं जो इस आर्क में फिट हो रहा है, तो उस सर्किल की रेडियस जो इस आर्क में फिट हो रहा है वो उस आर्क का रेडियस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसको फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या करना है, ये उसमें देखना है कि बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन नोन है, मैं इसका इलस्ट्रेशन करूंगा। अगर किसी पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस नोन है, तो आप एक्सेलरेशंस को रिजॉल्व करो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशंस को आप रिजॉल्व करिए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टेक इट एज an। एंड उस केसेस में आप an को आप लिख सकते हो v स्क्वायर अपन r। एंड इसका मतलब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को v स्क्वायर एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस के थ्रू से निकाल सकते हैं। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, या मैं एक जनरल फार्मूला लिख देता हूं कि r इजकल टू 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय d2y अपन dx स्क्वायर। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। एक बार फिर से देखिए कि अगर आप कर्व में मूव कर रहे हो तो दो तरह की एक्सीलरेशन एक्ट कर रही है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसकी डायरेक्शंस को मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर आर्क की
रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का प्रोसेस जो है, अगर उस पॉइंट पर अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन नोन है, तो उस टोटल एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करिए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट लोगे जैसे, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है और इस डायरेक्शंस में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशंस है, तो आप नॉर्मल एक्सेलरेशंस यानी कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस को v² लिखे हो, ऐसा लिखे हो। ये हम लोगों ने चैप्टर वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम सिमिलर टाइप की प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर आपको टोटल एक्सेलरेशंस और उसकी डायरेक्शंस अगर नोन है, तो आप उसको रिजॉल्व करिए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड उस कंपोनेंट को आप an नॉर्मल एक्सेलरेशंस की तरह लोगे, एंड फार्मूला नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए v²/r एंड r=v²/an ऐसा लगा सकते हो, या ये जनरल फार्मूला लगा सकते हैं। मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू से इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा लेट विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा, व्हेन पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये कह रहा है, देखिए कि अगर इसने सपोज करिए u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो इस इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, एंड जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सपोज करिए कि मैं पहले ए पार्ट को ले रहा हूँ। यहाँ पर फिगर सेम है, यहाँ पर देखिए अगर, तो ये आपका u है एंड ये थीटा है, एंड इस इनिशियल पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशंस में। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशंस में एक ही तरह की एक्सेलरेशन एक्ट करता है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब ये g जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए। जैसे यहाँ पर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो उसके बेसिस पर ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस नोन है। तो हमने थ्योरी में ये बोला कि अगर आपको एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस नोन है, तो उसको रिजॉल्व करो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो अगर ये g है तो इस डायरेक्शंस में g cos थीटा हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इस g cos थीटा को आप an लीजिए, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन लीजिए, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एंड उसके बाद नॉर्मल फार्मूला को अडॉप्ट करना है। तो अब अगर देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v²/r। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा u²/an की वैल्यू g cos थीटा है, यानी कि g cos थीटा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से देखिए, मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेलरेशन उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शंस अगर नोन है, तो आप उसको रिजॉल्व करो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड उसको नॉर्मल एक्सेलरेशंस लो, एंड नॉर्म an=v²/r से रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने की कोशिश करिए। नाउ सेकेंड केसेस में कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर इसने u वेलोसिटी से थ्रो किया है एंड थीटा पर है और पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, दैट इज द u cos थीटा, एंड यहाँ पर g इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। नो g ऑलरेडी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दिस विल बी द डायरेक्टली नॉर्मल एक्सेलरेशंस। इसका मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट, फिर से अगर हम an=v²/r फार्मूला लगाएं, तो r विल बी इक्वल टू u² cos² थीटा एंड डिवाइडेड बाय g। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड एट द इनिशियल पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हम यहाँ पर o लिख देते हैं एंड यहाँ पर h लिख देते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड।
देखिए ये कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड फ्रॉम द बिगनिंग। तो आप दोनों कंसेप्ट से बना सकते हैं। मैंने एक फार्मूला लिखा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का देखें तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक जनरल फार्मूला लिखे हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चंस को दोनों से फाइंड करके दोनों से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप एग्जामिनेशन में वैसा यूज कर सकते हो। जैसे ये कह रहा है कि आपने किसी पर्टिकुलर हाइट से u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से उसको हमने थ्रो किया है हॉरिजेंटली। अब वो इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा है एंड किसी पर्टिकुलर टाइम में सपोज करिए कि पार्टिकल यहाँ पर है, ये इसका x है एंड ये y है। तो मान लीजिए कि t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पर t की वैल्यू 0 है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 है। तो अब अगर देखें तो आप x को ut लिख सकते हैं एंड y के लिए माइनस वाई इजकल टू यू वाई 0 है तो 0 एंड माइनस हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू t की वैल्यू फेड कर देते हैं, तो यहाँ पर हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आपको y की इक्वेशन आ गया। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। एंड यहाँ पर अगर आप d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो दिस इज इक्वल टू g अपॉन यू स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चंस में 3 सेकेंड में पूछा है, तो एट 3 सेकेंड्स x का वैल्यू हो जाएगा ut यानी कि 30 मीटर। तो 3 सेकेंड्स में अगर वैल्यू कैलकुलेट करें कि एट t इजकल टू 3 सेकेंड्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, g को 10 ले लेते हैं, x हमारा 30 है एंड u स्क्वायर 10 स्क्वायर, u की वैल्यू 10 है, तो ये 100 हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गई। एंड अगर आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो दैट इज 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, तो ये 1/10 आ जाएगा। अब फिर से देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चंस में कहा कि हॉरिजेंटली u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं, तो 3 सेकेंड्स के बाद आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो एट द एंड ऑफ द 3 सेकेंड्स। तो मैं इस फार्मूला को यूज करना सीख रहा हूँ। तो हमने क्या किया है, एक्सिस का टू यूज से आपने y का एक इक्वेशन तैयार किया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रांजेक्टरी। यहाँ पर y डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अदरवाइज एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आता था। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स एंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए और एट 3 सेकेंड्स x की वैल्यू को फेड करके dy बाई डी एक्स एंड d2 बाई डी एक्स निकाल लिए। अब अगर इसकी वैल्यू फेड कर दें तो r विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2
एंड डिवाइडेड बाय 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 हो गया, एंड 10 का क्यूब का रूट करेंगे तो वो 10√2 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 100√10 आ जाएगा मीटर में। देखिए 10 का क्यूब किए तो आप उसका रूट लोगे तो 10√10 आ जाएगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 100√10 मीटर आ जाएगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हम इस क्वेश्चंस को इसी फार्मूले से सॉल्व करें, ये नेसेसरी नहीं है। जैसे हमने पहले कंसेप्ट ये लिया था कि अगर आपको एक्सेलरेशन नोन है तो एक्सेलरेशंस को रिजॉल्व करो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड उसको नॉर्मल एक्सेलरेशंस लेकर के फार्मूला नॉर्मल एक्सेलरेशन v²/r से भी फाइंड कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चंस को उस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये सेम रिजल्ट आता है या नहीं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पर इस डायरेक्शंस में u = 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए हैं, वो इस पाथ में मूव कर रहा है, एंड 3 सेकेंड्स के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सपोज करिए कि 3 सेकेंड्स के बाद अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इस डायरेक्शंस में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर y डायरेक्शंस में वेलोसिटी आएगा, तो अगर हम vy निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू uy एंड प्लस a/t, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड -10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपका -30 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर देखेंगे तो आपका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है, दिस इज योर नेट वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आप नेट वेलोसिटी को देखो तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर एंड प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 900 एंड प्लस 100 का अंडर रूट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड्स। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शंस इधर है, और आपकी एक्सेलरेशंस g इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। तो अगर इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं सपोज करिए, तो tan थीटा यहाँ पर आपका tan थीटा विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 30, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। और हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, ये 90 - थीटा हो गया। तो इस g का कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में निकालें तो g cos 90 - थीटा लिखेंगे तो ये g sin थीटा आ जाएगा, और ये g sin थीटा एक्चुअल में आपकी नॉर्मल रिएक्शंस हो गया जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या कहा कि फार्मूला क्या लगाना है, हमने फिर से देखिए कि 3 सेकेंड्स के बाद हम उसकी नेट वेलोसिटी फाइंड कर लिए हैं, एंड जो एक्सेलरेशंस है उसको रिजॉल्व करके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कोशिश किए हैं जो हमारा नॉर्मल रिएक्शंस है। एंड यहाँ पर हम अब ये फार्मूला को यूज़ करेंगे कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शंस है दैट विल बी इक्वल टू v²/r। तो r विल बी इक्वल टू v² g sin थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू हमने g sin थीटा फाइंड किया है। और यहाँ पर अगर देखें तो आपका ये अगर थीटा है और tan थीटा 1/3 है तो ये √10 हो जाएगा। तो आपको अगर देखें तो v का वैल्यू है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो v² आपका हो गया 1000 एंड g का वैल्यू 10 एंड sin 30 आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1/√10, तो ये 1/√10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू
100√10 मीटर आ गया, जो कि पहले से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये मार्वेलस है। एंड मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो कंसेप्ट है उसको ज़रूर अपने प्रिपरेशंस में ऐड करिए, इसको एस्केप मत करिए। इवन नीट के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट को ज़रूर फॉलो करिए। और ये अच्छा है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशंस का कंपोनेंट लेना है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शंस, एंड उसके बेसिस पर ये फार्मूला यूज़ करना है, तो इसके बेसिस पर हो जाएगा मेरे ख्याल से। नाउ अब अगर देखें तो मोशन इन प्लेन 2D 2 डायमेंशनल मोशंस का हमारा चैप्टर वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी 2D मोशंस या मोशन इन प्लेन का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नीट को अलग एंड जेईई मेन को अलग। तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर वीडियो को ज़रूर देखिए। चैप्टर वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मैं स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिले। थैंक यू।